हाँ। सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर 3 वर्क एंड एनर्जी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 क्लास 6 पीएसएन आईटी फाउंडेशन मोशन एंड मेजरमेंट हुआ, उसका टेस्ट योर कंसेप्ट का क्वेश्चन किया गया, कंसेप्ट एप्लीकेशन किया गया उसके। आप जाके देख सकते हो। फोर्स एंड प्रेशर सेकेंड चैप्टर था, ठीक है। फोर्स एंड प्रेशर उसका सारा थ्योरी किया गया, फिर वेरियस रोटेशन टाइप क्वेश्चन टेस्ट ऑफ कंसेप्ट में किया गया। अब उसका कंसेप्ट एप्लीकेशन का अलग से वीडियो आएगा जिसमें वो सारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे जो भी कंसेप्ट एप्लीकेशन में थे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहला चीज है कि वर्क एंड एनर्जी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों सेम चीज है वर्क एंड एनर्जी? तो आप अपने तरफ से बिना इसको देखे आप कमेंट सेक्शन में एक बार आप अपनी तरफ से पॉइंट लिख सकते हो, बाकी तो हम बताएंगे। तो वर्क एंड एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत फंडामेंटल चीज है कि इनमें डिफरेंस क्या है। बहुत बार दोनों को एक लोग समझ लेते हैं। इनको देखेंगे, इनका कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, इन पर क्वेश्चन रिलेटेड देखेंगे, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का। ऑब्जेक्टिव ये है कि एक तो हम कंसेप्ट को देखेंगे ही, लेकिन दूसरा हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। जो भी टेस्ट योर कंसेप्ट में न्यूमेरिकल्स हैं और कंसेप्ट एप्लीकेशन में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करें। और बात रही चैप्टर्स की, चैप्टर्स जल्दी दिया है तो चैप्टर्स तो एक दिन में ही सारा बना देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कुछ अच्छा से बनाना है तो उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है कि यहाँ क्या कहा जाए, यहाँ क्या किया जाए, क्वेश्चन कैसे अच्छे से बनाया जाए। ओके, तो इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वालिटी पे ध्यान दोगे, क्वालिटी, ठीक है, कोई भी चीज पढ़ोगे आप, मोशन मेजरमेंट आपने पढ़ा तो क्या उसका हर क्वेश्चन आपने बनाया? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, टेस्ट एप्लीकेशन, वो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो ये क्वालिटी हो गया। और लगता है कि नहीं अभी 5 चैप्टर हो जाना चाहिए था, 10 चैप्टर हो जाना चाहिए था, तो वो तो होगा, लेकिन बात है कि आप क्वालिटी पर ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा। सो पिछले बार हमने क्या क्या देखा था? पिछले चैप्टर्स में फोर्स देखा था, ठीक है। फोर्स, एक्शन, रिएक्शन फोर्सेस के बारे में देखा था। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखा था, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ये भी बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस बार हम लोग को क्या देखना है कि वर्क डन का कंसेप्ट देखना है। फिजिक्स में वर्क डन का क्या मतलब होता है? फिजिक्स में वर्क डन का क्या मतलब होता है, ठीक है। फिजिक्स में वर्क डन का क्या मतलब होता है? एनर्जी के बारे में जानना, एनर्जी, इसका टाइप्स और इसके यूनिट्स के बारे में, डिफरेंट फॉर्म्स, हम कैसे एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, है ना। रिलेशन बिटवीन वर्क एनर्जी जानना है। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो थ्योरम है उसको थोड़ा सा बस थ्योरी जानना है, और उसके बाद हमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसके बारे में हमें थ्योरी समझना है, ठीक है। तो मेनली तो यहाँ पर थ्योरी ही होगा, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे न्यूमेरिकल्स का तो हमें वहां पर मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करें। तो इंट्रोडक्शन में ऐसे कोई भी हमें जब भी बात करते हैं कि वर्क डन हुआ, तो क्या, जैसे आप खड़े हैं, ठीक है, और मान लो आपके हाथ में कोई सामान है, मान लो आप 5 केजी का कोई आटा का पैकेट, आप खड़े हैं आटा के पैकेट को लेके, ठीक है, आप अपने हाथ में। तो क्या ये वर्क डन हुआ यहाँ पर? क्या हम कहेंगे कि आप वर्क कर रहे हैं? या फिर एक दीवार है और आप यहाँ से दीवार है और आप यहाँ पर खड़े होकर दीवार को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा लंबा बन गया, तो आप दीवार को पुश कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं दीवार पे। तो क्या ये वर्क डन हुआ? ठीक है। यहाँ पर पसीना तो दोनों केस में नहीं, आपका स्वेटिंग हो रहा है, आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, आपको थकान महसूस होगी, लेकिन क्या वर्क डन है? नहीं है। फिजिक्स के अनुसार ये वर्क डन नहीं है। फिजिक्स में वर्क डन तभी होता है जब पार्टिकल कोई डिस्प्लेसमेंट करे, ठीक है। पार्टिकल क्या करे? डिस्प्लेसमेंट करे। चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को पढ़ा था कि इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। जिन उस पाथ में जब बॉडी ट्रैवल कर रहा हो तो उस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के डिफरेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते थे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में काफी अंतर था। डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी था जहां डायरेक्शन दिखाना जरूरी होता है, जबकि डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड दिखाना काफी होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि
इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट स्टेशनरी और मूविंग। अगर फोर्स अप्लाइड करने पे बॉडी मोशन में जाए, या बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो जाए, या बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो जाए। ठीक है, ये तीन चीज हो फोर्स लगाने पे। फोर्स क्या है? ये फिजिकल कॉज है जो किसी बॉडी में, रेस्ट बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करती है, या मोशन, जो बॉडी मोशन में है उसे रेस्ट में लाती है, या बॉडी का डायरेक्शन चेंज करती है, बॉडी का शेप और साइज चेंज करती है। तो फिजिक्स में, ओके, फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में वर्क डन तभी हम कहते हैं जब जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट पर लगे। वो ऑब्जेक्ट हो सकता है स्टेशनरी हो या मूविंग हो, और वो क्या करे, वो फोर्स उस बॉडी को मोशन में कर दे, या रेस्ट में कर दे, या उस बॉडी को डायरेक्शन चेंज कर दे जो मोशन ऑफ डायरेक्शन था, या उस बॉडी का शेप और साइज चेंज कर दे। इन्हीं केस में, ऐसा नहीं कि आप दीवार को यहाँ धक्का मारें लेकिन दीवार तो हिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपका एनर्जी जा रहा है तो आप कहोगे कि नहीं मैं तो वर्क डन कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ये वर्क डन नहीं हुआ ये फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सारा चीज दिया। वर्क इज बीइंग डन व्हेन द बॉय इज क्लाइंबिंग द स्टेज। चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ ए टीन इज ए काइंड ऑफ वर्क। नो वर्क इज डन व्हाइल स्टैंडिंग विद हैवी लगेज। नो वर्क इज सेड टू बी डन इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नो डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर मुझे बताना कोई कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस क्यों नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जब भी हम, ये बहुत अच्छा एक पॉइंट आपके लिए है कि क्यों नहीं यहाँ पर डिस्टेंस की बात हुई। ठीक है, नो वर्क इज स्टिल टू बी डन इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द पोजीशन ऑफ द कार टू विच द फोर्स इज अप्लाइड। नो वर्क इज डन इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन बोथ साइड इज इक्वल। क्योंकि फोर्स यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो जब नेट फोर्स जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा। अब हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। तो हमने देखा कि वर्क डन किन किन सिचुएशन में होता है फिजिक्स में। हमने देखा कि मोशन में हो, या मोशन बॉडी को रेस्ट में आप लाना चाहो, या मोशन बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर देना चाहो, या शेप एंड साइज चेंज कर दो बॉडी उस बॉडी का जब आप फोर्स एक्सर्ट करते हो। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फोर्स। सो वर्क डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर्स, द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, ओके, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि बार बार ये जो डिस्प्लेसमेंट लिख रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस क्यों नहीं लिख रहे हैं ये लोग। ठीक है, आप मुझे ये चीज बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ नोट डिस्टेंस, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट डिस्टेंस। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ब्रैकेट में शॉर्टेज डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। हेंस वर्क कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स applied on the object and the displacement of the object. Work done is negative if the force acting and the displacement are in opposite direction. ठीक है, इसको तो हम देखेंगे अभी तुरंत कि वर्क डन नेगेटिव कब होता है, लेकिन सबसे पहले एक एक्सप्रेशन देखते हैं कि वर्क डन क्या है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में जितना शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब वर्क डन भी हमारा क्या होगा, एक वर्क डन वर्क वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं। ठीक है, वर्क वेक्टर है या स्केलर है, वर्क वेक्टर है या स्केलर है। एक चीज है वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका अपना डायरेक्शन होगा ही। वर्क डन नेगेटिव कब होता है, वर्क डन पॉजिटिव कब मानते हैं हम लोग, क्योंकि अभी वर्क, तो अगर जिस डायरेक्शन में मान लो फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरफ ईस्ट है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हुआ है बॉडी का, तब हम कहेंगे कि वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। ऐसा हम लोग मान लेके चलते हैं। नेगेटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब मान लो फोर्स किधर लग रहा है, ईस्ट की तरफ लग रहा है, और मान लो कि डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, वेस्ट की तरफ हुआ है। ओके, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो फोर्स है ना, ये नेगेटिव वर्क डन किया बॉडी पर। अब आप सोचोगे कि ऐसा पॉसिबल भी है क्या, मतलब फोर्स लग रहा है ईस्ट में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर वेस्ट में, ऐसा पॉसिबल है। आप कई सारे क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स देख सकते हो। चलो एक एग्जाम्पल बताता हूं। जब आप किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हो, ओके, जब आप किसी पत्थर को, आप यहाँ पर खड़े हो और किसी पत्थर को, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, पत्थर को ऊपर टॉस करते हो। ठीक है, ये पत्थर ऊपर जा रहा है। ओके, तो जब ये ऊपर जा रहा है, लेकिन पत्थर का जो वेट है वो नीचे, मान लो पत्थर का मास m है, तो mg तो नीचे लग रहा है ना, जब वो कहीं बीच में है, जब कहीं वो बीच में, मान लो इस पॉइंट पे, इस a पॉइंट पे जब वो है हवा में, तो mg तो नीचे लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर है गाइस, ऊपर है, ये जा रहा है ऊपर। ओके, ये ऊपर की ओर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ की तरफ है, लेकिन फोर्स नीचे mg
किधर है, साउथ की तरफ है। आपने जब फोर्स दिया, ठीक है, आपने वर्क डन किया, आपने जरूर वर्क डन किया, जब आपने पत्थर को ऊपर उछाला तो आपने पत्थर पे वर्क डन जरूर किया, लेकिन जब वो जा रहा है हवा में है तो उस समय कौन सा फोर्स उस पर लग रहा है, एक नीचे वेट लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऊपर है। तो हम क्या लिखेंगे इस केस में, ध्यान से सुनना, कि वर्क डन बाय ग्रेविटी हेयर, यहां लिखो हेयर वर्क डन, ठीक है, एग्जाम्पल। अब इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल आप अपने डेली लाइफ में आप देख सकते हो। वर्क डन हेयर, इसके सिचुएशन में वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। मैं केवल जब हाईएस्ट पॉइंट, एक तो हाईएस्ट पॉइंट होगा उस, मान लो बी पॉइंट है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, हियर वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है। तो अब मैं बताता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्यों लेते हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो मान लो कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में चल रहा है, ठीक है, ओके, ये मान लो एक बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो बॉडी मान लो इस ए पॉइंट से गई और यहां से चलते चलते, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन से चलते चलते फिर से ए पॉइंट पर ही आ गया, ठीक है। तो और यहां पर भी एक बॉडी है, यहां पर एक बॉडी बी है, ये बॉडी ए है, और इसके चारों तरफ ये बॉडी चक्कर लगा रही है। मान लो एक चक्कर यानी एक रिवोल्यूशन लगाया, और जहां ये बॉडी था इस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि बी ने कितना वर्क डन किया, ये पे 0। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि जहां से ये गया एक चक्कर में, जहां से शुरू करेगा ये बॉडी ए वहीं पर आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हो गया। डिस्टेंस तो 2 पाई आर है, मान लो ये जो रेडियस है ये आर है, तो डिस्टेंस तो 2 पाई आर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो एफ इज इक्वल, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस, फोर्स इंटू फोर्स। इधर किधर लग रहा है, जब भी बॉडी एक सर्कुलर मोशन में होती है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, तो फोर्स की जगह वो सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। मान लो वेलोसिटी वी है, रेडियस आर है, इस बॉडी का मास एम है, तो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इट इज 0 हो जाएगा, तो 0। तो एक चक्कर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब बॉडी बी के द्वारा बॉडी ए पर कितना वर्क डन किया गया, 0 वर्क डन, ओके। तो इस तरह से आप फिजिक्स के कंसेप्ट, आई होप कि काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। वर्क डन कब होता है, नेगेटिव कब, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, 0 वर्क डन कब होता है। और अब आते हैं सीजीएस से यूनिट पे वर्क का, और ऐसा यूनिट पे। तो सीजीएस में डायने इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डायने होता है, ओके। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डायने होता है। यहाँ पर आप देखो फोर्स का होता था डायने, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायने। और डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर। तो डायने सेंटीमीटर क्या हो गया, सीजीएस में वर्क डन का यूनिट हो गया। डायने सेंटीमीटर को ही अर्ग भी कहते हैं, ओके। अब एसआई में आते हैं, तो एसआई फोर्स का तो न्यूटन होता है एसआई में, ओके, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। और इसी न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, याद रखना। वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है, पक्का, ठीक है, जूल होता है। ये साइंटिस्ट के नाम पे है, जूल भी एक साइंटिस्ट का ही नाम था, आप उनको आप पढ़ सकते हो इंटरनेट पे। तो हम कब कहेंगे कि एक वर्ग एक अर्ग, अब डिफाइन करते हैं जैसा कि हम लोग पहले भी करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एक अर्ग वर्क डन कब होगा, जब एक डायने का फोर्स किसी बॉडी को 1 सेंटीमीटर तक क्या करे, डिस्प्लेस करे। एक अर्ग, फिर से एक अर्ग का वर्क डन क्या कब होता है, जब एक डायने का फोर्स किसी बॉडी पे लगे और उस बॉडी को कितना सेंटीमीटर से डिस्प्लेस कर दे, 1 सेंटीमीटर से क्या करे, डिस्प्लेस कर दे। तो हम कहते हैं कि उस बॉडी पर कितना वर्क डन हुआ, एक अर्ग का। उसी तरह 1 जूल किसको कहते हैं, जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पे लगे और उस बॉडी को कितना मीटर डिस्प्लेस कर दे, 1 मीटर डिस्प्लेस कर दे, तो हम क्या कहते हैं, उस बॉडी पर कितना वर्क डन हुआ, 1 जूल हुआ। फिर से 1 जूल का वर्क डन किसे कहते हैं, मान लो कोई बॉडी है, इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा, और इस 1 न्यूटन के फोर्स लगने के चलते ये 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, डिस्प्लेस हुआ, डिस्टेंस का वर्ड नहीं, डिस्प्लेस हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे कि उस बॉडी पर 1 जूल का वर्क डन किया गया, ठीक है। उस जिस तरह से हम लोगों ने सीजीएस सिस्टम न्यूटन में और एसआई सिस्टम न्यूटन में हम लोगों ने रिलेशन देखा था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, 10⁵ डायने होता है,
ठीक है। उसी तरह अर्ग के बीच में, अर्ग और जूल के बीच में भी तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, बहुत अच्छा। लेकिन 1 न्यूटन को 10⁵ डायने भी तो लिखेंगे और 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 10⁵ डायने इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 10⁵ प्लस 2 डायने सेंटीमीटर यानी 10⁷ अर्ग। तो इसीलिए 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 10⁷ अर्ग। ठीक है, 10⁷ अर्ग होता है 1 जूल में। ओके, आप इसको नोट कर लेना, कभी काम देगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, जब कभी यूनिट चेंज करना हो छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय अ हॉर्स इन डिस्प्लेसिंग अ कार्ट थ्रू डिस्प्लेसिंग। ओके, देखो डिस्प्लेसिंग, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्टेंस के लिए। डिस्प्लेसिंग अ कार्ट थ्रू 15 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब फोर्स का जो भी हमारा आंसर आएगा वर्क डन वो पॉजिटिव आएगा। ओके, कॉमा इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉर्स इज 10 न्यूटन। तो एक हॉर्स था, उसने एक कार्ट को, है ना, कार्ट को कितना मीटर डिस्प्लेस किया? 15 मीटर। तो वर्क डन बाय, वर्क डन, ठीक है, लिखना वर्क डन, वर्क डन बाय हॉर्स कितना हो जाएगा? इस यहां पर लिख लो, वर्क डन बाय हॉर्स कितना हो जाएगा? फोर्स अप्लाइड बाय हॉर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कितना हो जाएगा? फोर्स कितना अप्लाई हुआ? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? 15 न्यूटन। किधर डिस्प्लेसमेंट हुआ? जिधर फोर्स लग रहा था, है ना, इसीलिए हम दोनों को पॉजिटिव रख रहे हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट उल्टा दूसरे डायरेक्शन में होता, जो उसके अपोजिट होता, तो यहाँ -15 लिख देते हैं ना, क्योंकि अगर किसी डायरेक्शन में हम पॉजिटिव मान लेते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं हम लोग? नेगेटिव ले लेते हैं। ये फिजिक्स में हर चैप्टर में आप इसको देखोगे। तो क्या हो जाएगा? 150 न्यूटन मीटर। लेकिन न्यूटन मीटर को ही तो जूल भी लिखते हैं ना, तो 150 जूल। इसका मतलब वर्क डन बाय हॉर्स ऑन कार्ट कितना है? तो वर्क डन बाय हॉर्स ऑन कार्ट, कहाँ? वर्क डन बाय हॉर्स, हॉर्स ने वर्क डन तो किया, लेकिन कहाँ, किस पर किया? कार्ट पे वर्क डन किया। कितना? 150 जूल का वर्क डन किया। ठीक है, 150 का क्या किया? वर्क डन किया, 150 जूल का वर्क डन। सो अब आते हैं एनर्जी पे। तो मैंने एक चीज कहा था कि वर्क और एनर्जी में काफी डिफरेंस होता है। एक तो होता है कि एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, ये इस तरह से अलग है कि एनर्जी कैपेसिटी को दर्शाता है, ये क्षमता को दर्शाता है कि कोई काम कितना होगा। एनर्जी अगर कम होगा तो वर्क भी कम किया जाएगा ना। कहते ही नहीं कि एनर्जी नहीं बचा है, खाना आप जब खाते हो तो फिर एनर्जी मिलता है, तो वो अलग है ना। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन एक जो मेन डिफरेंस मैंने कहा कि एनर्जी को आप स्टोर कर सकते हो लाइट के फॉर्म में, है ना, हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, इस तरह से और भी कई चीजों के फॉर्म में एनर्जी को आप स्टोर कर सकते हो। लेकिन वर्क को आप ऐसे स्टोर कैसे करोगे? वर्क को लाइट के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं ना। हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में नहीं। तो ये एक मेन डिफरेंस है कि एनर्जी को आप स्टोर तो तरह तरह से कर सकते हो और उससे बाद में क्या कर सकते हो? वर्क डन। जैसे आप सोलर से क्या करते हो? आप बैटरी चार्ज कर लेते हो, ठीक है। सोलर से आप बैटरी क्या करते हो? चार्ज कर लेते हो, ठीक है। और बाद में रात में जब कभी, जैसे हमारे गांव में पहले लाइन नहीं था तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो हम लोग सोलर से क्या करते थे? चार्ज कर लेते थे दिन में और बैटरी को चार्ज कर लेते थे, और रात में पढ़ने के लिए उस बैटरी को किससे कनेक्ट कर देते थे? बल्ब से कनेक्ट कर देते थे, ठीक है। बल्ब से हम लोग क्या करते थे? कनेक्ट कर देते थे बल्ब को। तो क्या होता था कि जो केमिकल एनर्जी है बैटरी का, ओके, बैटरी के अंदर क्या है? केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और बॉल क्या है? जलने लगता था, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरह से हम और भी कई फंडामेंटल डिफरेंस होते हैं वर्क एनर्जी के बीच में। मैं बाद में फिर कभी और भी चीजें इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वर्क एनर्जी। तो एनर्जी कैन एग्जिस्ट, और वर्क का क्या था? सीजीएस में यूनिट अर्ग, और एसआई में क्या था? जूल, ठीक है। तो एनर्जी का भी अपना कुछ सीजीएस में यूनिट होगा और एसआई में यूनिट होगा, उसको अभी देखेंगे। तो एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, मेजर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर डिस्कस्ड बिलो विद द हेल्प ऑफ
फ्लो चार्ट। तो एनर्जी मैटर के फॉर्म में होता है, एनर्जी के फॉर्म में। मैटर को आप एनर्जी में बदल सकते हो, जैसे E इज इक्वल टू mc², आइंस्टीन का फेमस एनर्जी मास कन्वर्सन। यानी कि मैटर जो है ना, ये C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये M क्या है, मास है। तो मास को आप किस में बदल सकते हो, एनर्जी में बदल सकते हो। इसी पर एटम बस, इसी फॉर्मूला पर क्या है, एटम बम बेस्ड है, ठीक है। तो मास को एनर्जी में बदल सकते हो। तो इसका मतलब एनर्जी दो तरीके से एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में। एक मैटर, मैटर क्या होता है, एक फिजिकल सब्सटेंस जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है। और भी मैटर के कई सारे प्रॉपर्टी को हमने क्लास 8 के क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में भी देखा था, है ना। और एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू द वर्क। तो दो तरीके से यूनिवर्स में एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन एक्शन, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी। एक हीट एनर्जी का एग्जांपल बताता हूँ, आपका रूम हीटर हो गया, ठीक है। रूम हीटर की, अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, तो रूम हीटर क्या करता है कि जब आप प्लग इन करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड में, तो प्लग जब आप लगाते हो, यहाँ पर हीटर है आपका, मान लो यहाँ पर एक छोटा सा प्लग है, और ये, ठीक है, प्लग में आप लगाते हो, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, ये जो डिवाइस है, डिवाइसेस जो भी होते हैं ना, ये और कुछ नहीं, जितने बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप देखते हो, वे और कुछ नहीं करते, बल्कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में क्या करते हैं, बदलते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ पर रूम हीटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, हीट एनर्जी में चेंज करता है, और इसीलिए फिर यह कमरे को गर्म करने में इसका यूज होता है। तो साइंस के जो भी कंसेप्ट है, जब हम लोग को पता चला कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म, ठीक है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, तो इसका यूज हम लोग करके हम लोगों ने कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी बनाए। तो हमने यहाँ हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन एक्शन, मैकेनिकल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में तो बहुत पढ़ना है, ठीक है। फिर स्टोर्ड एनर्जी में केमिकल एनर्जी जो मैं बात कर रहा था, बैटरीज की बात कर, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है, या एटम बम बनाने में यूज होता है, मैग्नेटिक एनर्जी। तो इन मैकेनिकल एनर्जी में जो मैंने कहा ना, देखो मेन इसी का है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कंडीशन इस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, एक स्प्रिंग है, इस पे स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था, लेकिन ब्लॉक को क्या किया गया, कंप्रेस किया गया स्प्रिंग के लोग, है ना, डिस्प्लेस किया गया स्प्रिंग के लोग। तो अब इस स्प्रिंग में क्या हो गया, इस स्प्रिंग के अंदर के पोटेंशियल एनर्जी आ गया। पहले स्प्रिंग था नॉर्मल शेप में, लेकिन अब ये कंप्रेस फॉर्म में आ गया, तो इस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गया। और जब आप अपने हाथ को यहाँ से हटाओगे, तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। किसका, काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक का। तो इस स्प्रिंग के अंदर अभी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जैसे आप रिलीज करोगे अपने हैंड को, यहाँ से इस सिस्टम को रिलीज करोगे, तो इसके अंदर का जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी देगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय योर बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, एनर्जी पोजेस्ड बाय योर बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये सिंपल सा एक एग्जांपल है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्म के बारे में बताया गया। ग्रेविटेशनल एनर्जी स्टोर्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड अबव द सरफेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही था स्प्रिंग में। द एनर्जी स्टोर्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड और बेंट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन वर्क डन टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट टू अ सर्टेन हाइट, ठीक है। तो जैसे सर्टेन हाइट यानी वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमको पता ही था, फोर्स क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी, इसी को फोर्स, क्योंकि वेट का भी तो एसआई यूनिट न्यूटन होता है, और फोर्स का भी एसआई यूनिट भी न्यूटन होता है। तो यहाँ अगर कोई बॉडी का हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम फोर्स की जगह वेट ऑफ बॉडी इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट मान लो किसी बॉडी को एच हाइट तक डिस्प्लेस किया गया, तो वेट ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मान लो एच हाइट तक हमने डिस्प्लेस किया, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी में mgh पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस लेवल को पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूँ इस लेवल पे, उसके बाद मैं h हाइट तक ब्लॉक को ले जाता हूँ, ठीक है, h हाइट तक ब्लॉक को ले जाता हूँ, अब ब्लॉक को मैं यहाँ ला गया, तो अब क्या कहेंगे, इसका मास m है, इस ब्लॉक का मास क्या है, m है। तो अब क्या कहा जाएगा कि इस ब्लॉक में अभी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 था, मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, लेकिन जब ये बॉडी पोजीशन 1 पे इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन जब पोजीशन 2 पे हम इसको लाएंगे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, mg, जो कि इसका वेट है, और h हाइट ऊपर लाएं तो mgh।
यही हो गया इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी स्टेट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड अबव द सरफेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्स में लेते हैं, ऐसे 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आते हैं कि सीजीएस में एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो ये भी अर्ग ही होता है और एसआई में जूल, यानी कि सेम यूनिट है, एनर्जी का भी और वर्क का भी दोनों का सेम यूनिट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस जरूर है, बिकॉज एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना, दोनों में डिफरेंस है। और फिर हमने देखा कि एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, बट वर्क वो दिखता है, वर्क तब होगा जब कहीं डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके, वर्क तब हम वो दिख रहा है, फिजिकल है, वो हमें दिख रहा है कि हाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है फिजिक्स के अनुसार, लेकिन एनर्जी में ऐसा नहीं है, एनर्जी, ठीक है। तो अब एनर्जी इन एक्शन में जो था हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में व्हेन टू ड्राई बॉडीज आर रब टुगेदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। इसके बारे में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 8 में भी पढ़ना है। ड्यूरिंग लाइटनिंग फ्रिक्शन बिटवीन क्लाउड जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, जो बादल कड़कते हैं तो दो बादल जब टकराते हैं दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ से क्या होता है, लाइट एनर्जी निकलता है, वहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होता है विच गेट कन्वर्टेड टू लाइट एंड साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन साउंड जनरेटेड फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट रीचेस आवर ईयरडम एंड मेक इट वाइब्रेशन रेंजिंग फ्रॉम, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक टू 20,000 हर्ट्ज तक हम क्या कहते हैं, ये ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड है। क्या कहते हैं? ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड, ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड। तो वाइब्रेशन से जो भी इट इज, किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से जो प्रोड्यूस्ड एनर्जी होता है, जो उससे उससे हम लोग साउंड, उसको साउंड एनर्जी कहते हैं, वाइब्रेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और जब हमारे ईयर ड्रम पे जाता है तो हम उसको, वो हमें उस तरह का हमें सुनाई देता है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट रीचेस आवर ईयर ड्रम एंड मेक इट वाइब्रेट, वी हियर द साउंड। हीट एनर्जी इट इज ऑल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी इज यूजुअली जनरेटेड बाय बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम गैस, केरोसिन। लाइट एनर्जी पढ़ दे रहा हूँ इसके आपके लिए। वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हाँ, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे कि अगर मान लो घर पर एक चेयर है, ठीक है, एक चेयर है, और ठीक है, तो आप जब रूम का लाइट ऑन करते हो तो चेयर पे जो प्रकाश पड़ता है, जो लाइट पड़ता है, वो टकरा के कहाँ रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जाता है, तब आप चेयर को देख पाते हो, ठीक है। ये बहुत बार एक मिसकंसेप्शन होता है कि आंख ही इसको देख रहा है, आंख के चलते हम इसको, मतलब कहने का मतलब कि हम सोचते हैं कि हमारे आंख से कोई प्रकाश निकल रहा है और उसके चलते हम इसको देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जब किसी चेयर पे मान लो, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट मैंने एक चेयर ले लिया, उस पर अगर कोई लाइट इंसिडेंट होता है और उस इंसिडेंट हुआ लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाता है, तब हम उस चेयर को देखते हैं, ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है। वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्टेट पाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी बात है कि लाइट एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्टेट पाथ। द इंसिडेंट लाइट एनर्जी गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड, देखो यही चीज लिखा हुआ है, या जो हम बता रहे थे हम, The incident light energy gets reflected from an object and reaches our eyes and enables us to see the object, ठीक है। वरना अगर डार्कनेस हो, उस रूम में अगर डार्कनेस हो, तो क्या आप उस चेयर को देख पाते हो? नहीं, क्योंकि उस समय कोई लाइट चेयर पर आती नहीं है और वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में नहीं जाती है। जैसे, लेकिन जैसे ही उस रूम में क्या हो, लाइट हो, तो लाइट रिफ्लेक्ट जाएगी, पहले चेयर पे इंसिडेंट होगी और फिर वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में जाएगा। ये हो गया। तो हमने एक देखा क्या देखा था हमने, मैकेनिकल एनर्जी, फिर उसके बाद एनर्जी इन एक्शन। अब एक और चीज बचता है, स्टोर्ड एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी, जैसे कि लाइक फूड एक फूड हो गया, फ्यूल हो गया, दे ड्यूरिंग इट इज स्टोर्ड इन ए सब्सटेंस ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन ड्यू टू डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। इन ड्राई सेल केमिकल एनर्जी स्टोर्ड विच कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। Full stop. When magnet substance is attracted towards a magnet, some work is done which is possible because of energy stored in the magnet. हाँ, जैसे कि कोई मैग्नेट है, अब ये एक किसी आयरन है, मान लो ये आयरन का कोई नेल है, आयरन नेल, तो ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है इसको, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ना, आयरन नेल का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स तो था ही, ये तो, और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, इसका मतलब वर्क डन हुआ, इसका मतलब मैग्नेटिक एनर्जी है, ओके। तो
When a magnetic substance is attracted towards a magnet, some work is done which is possible because of the energy stored in a magnet. This energy is known as magnetic energy. Magnetic energy is used to separate magnetic impurities from non-magnetic ore or to separate magnetic ore from non-magnetic impurity. और हम देखेंगे जैसे non-magnetic impurities कहने का मतलब कि जैसे कबाड़ खाने में या फिर कहीं जहाँ जहाँ कूड़ा कचरा रहता है तो वहाँ पर क्या होता है कि उस कूड़े कचरे में आयरन्स भी होते हैं ना, आयरन और कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। तो उनको क्या किया जाता है कि उनको अलग करने के लिए क्या करते हैं कि बड़े से मैग्नेट को पूरे कचरे में या फिर पूरे गार्बेज में चलाओगे तो सारे जो भी आयरन लाइक एलिमेंट्स हैं वे उस मैग्नेट से क्या होंगे, चिपक जाएंगे और उनको आप बाहर निकाल को आप उनको सेपरेट करके आप उनको आगे फैक्ट्री में भेज सकते हो, उनको गला के फिर नया ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ओके, तो इसी तरह उसी को बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक कोर को सेपरेट करने के लिए। और भी इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड इन 2 डिफरेंट वेज by splitting. So nuclear energy can be utilized in 2 different ways, by splitting the nucleus of an atom and then be converting into new element, ठीक है, by fusion of 2 or more element। तो आप जो हाइड्रोजन बम देखते हो a new element can be formed with the release of fusion। तो आप जो हाइड्रोजन बम देखते हो या सन में यही होता है, सन में फ्यूजन होता है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम मिलके हीलियम एटम बनाते हैं और उससे जो एनर्जी जनरेट होता है उसी से सन का एनर्जी काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होता है फ्यूजन के समय, इसी से हाइड्रोजन बम बनता है। लेकिन ये जो स्प्लिट करना होता है किसी न्यूक्लियस के एटम को बाय स्प्लिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसको फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। ये फ्यूजन हो गया और ये फ्यूजन हो गया, बहुत ध्यान से समझना। फ्यूजन एटम बम इसी पे बनता है, फ्यूजन पे ही बनता है। या फिर आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो भी फ्यूजन पे ही काम करता है। तो 2 चीज मैंने बताया याद, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो फ्यूजन पे ही बेस्ड होता है और एटम बम भी इसी पर बेस्ड होता है। फ्यूजन में क्या होता है कि जो सन में जो भी प्रोसेस हो रहा है फ्यूजन हो रहा है। 2 फ्यूजन में क्या होता है, न्यूक्लियस जो भी एटम का न्यूक्लियस है वो टूटता है 2, ठीक है, वो टूट जाता है, बाय स्प्लिटिंग उसको तोड़ा जाता है। लेकिन फ्यूजन में 2 न्यूक्लियस को जोड़ा जाता है, ठीक है, नाम ही है फ्यूजन, ये है फ्यूजन। तो इस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, द कन्वर्सन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर इज अ वेरी कॉमन फेनोमेना इन आवर सराउंडिंग। मैंने बताया था रूम हीटर का एग्जांपल। प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। व्हाइल ड्राइविंग ए कार, फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा आर यूज्ड टू सप्लाई पावर टू इंजन, हेंस केमिकल एनर्जी इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन द कार, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे आप देखो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, आप देखो कि उनको कैसे कैसे ये दिया हुआ है, ये एक चार्ट भी आप उसको देख सकते हो कि माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक एनर्जी में, वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। इस तरह से आप देख सकते हो। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनको ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, जो कई सालों से हम लोग इनका यूज कर रहे हैं। इनमें फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स ज्यादा होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल्स हो गया, जो कोयला वगैरह, जो एक दिन खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और इनसे पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा, 1 मिनट उल्टा बोल दिया तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर जो भी मैंने कहा ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, जो नवीकरणीय नहीं है, इनको क्या बोलते हैं हिंदी में, गैर नवीकरणीय। इन्हीं को ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, है ना, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, कोयला हो गया, जो एक दिन खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और इनके जलने से काफी पोल्यूशन भी उत्पन्न होता है। तो ये जैसे पेट्रोल है ना, कोल, वुड, ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। लेकिन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो हमारा नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्स क्या है, जो नॉन ट्रेडिशनल, जो गैर परंपरागत है, और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, डैम से जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज करते हैं ना, जनरेट करते हैं। विंड एनर्जी हो गया, है ना, सोलर एनर्जी हो गया, ये सब जो खत्म नहीं होंगे, जो बहुत भरपूर मात्रा में है,
ठीक है। तो ये रिन्यूएबल सोर्स में हो गया, दूसरा नॉन रिन्यूएबल में। तो देखो रिन्यूएबल में क्या हो गया, रिन्यूएबल इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, अवेलेबल एविडेंटली, जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, गेट्स रीजनरेटेड नेचुरली एंड इजीली। ये देखो सोलर, जियोथर्मल, विंड, टाइडल एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, बायोमास। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, दोनों में तो सेम है, लेकिन हैव सीरियस इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग इसके चलते बढ़ता है ना, क्लाइमेट चेंज इसी के चलते, क्योंकि इनके बर्न होने से काफ़ी सारे पोल्यूशन होता है। अवेलेबिलिटी ऑन अर्थ इज लिमिटेड, ये लिमिटेड अमाउंट में होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कैनॉट बी रीजनरेटेड इन ए शॉर्ट स्पैन, कम समय में इनको रीजनरेट नहीं किया जा सकता, इनको सैकड़ों साल लगते हैं, है ना, सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं रीजनरेट होने में। फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये चीज़ याद रख सकते हो आप। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में और भी बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है, आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हो। नॉन रिन्यूएबल में आगे एक्सप्लेन किया गया है। फिर सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कन्वेंशनल में वही सारे आ जाएंगे, फॉसिल फ्यूल, है ना, वाटर, न्यूक्लियर। नॉन कन्वेंशनल में ये चीज़ हो जाएंगे जो कुछ समय या कुछ सालों पहले से ही हम जिनका उपयोग एनर्जी के लिए कर रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल में आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आप देखो, कन्वेंशनल में वाटर भी है, वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज हाइडल पावर। तो ये चीज़ ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना कि कुछ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वेंशनल में भी आते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी देखो, वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये वाटर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो जो भी नॉन रिन्यूएबल है वे सभी नॉन कन्वेंशनल में आ जाते हैं। कुछ रिन्यूएबल जैसे वाटर वाला हाइडल पावर, वो कन्वेंशनल में आ जा रहे हैं। एनर्जी चैन, सोलर एनर्जी ग्रीन प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस का दिखाया गया है कि जैसे सोलर एनर्जी से ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। यहाँ पर उस फूड को एनिमल्स लेते हैं, या हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है। ओमनीवोरस तो दोनों तरह, ठीक है, वो ग्रास भी खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। फिर इन हार्बीवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस एनिमल्स, ठीक है। तो एक एनर्जी चेन हुआ। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होता है, ग्रीन प्लांट्स में होगा, और कम एनर्जी मतलब आप उसको पढ़ोगे एनर्जी फ्लो को, अभी तो नहीं पढ़ना है, एनर्जी फ्लो को आप पढ़ोगे कि कितना परसेंटेज एनर्जी ट्रांसमिट होता है एक लेवल से दूसरे लेवल। खैर जो भी हो, आप इसको याद रख सकते हो एनर्जी चेन को। सेविंग एनर्जी, तो यहाँ कुछ मेथड्स हैं। चार्जर, जब भी लाइट यूज़ ना हो तो आप लाइट को बंद कर दो, सोलर कुकर, सोलर हीटर का यूज़ करो, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रमोशन हो, और एफिशिएंट बल्ब और एसी और वॉशिंग मशीन लगाया करे जो कम एनर्जी में ही, कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही ज़्यादा वर्क करे। तो फॉसिल फ्यूल्स का जुडिशियस यूज करें, मतलब प्रॉपर यूज़ करें, इनके अत्यधिक यूज़ करें। इसका जुडिशियस यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूजिंग माइक्रोवेव ओवन इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल ओवन। तो ये सेविंग एनर्जी के कुछ बताया गया है। चलो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड द वर्क डन टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो ये हाइट की बात हो रही है, यानी यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। ओके, हाँ लिफ्ट करने की, तो mgh हो जाएगा वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 10 आप यूनिट के साथ लिखना, कोई मैं सीधे उसका केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ न्यूमेरिकल, × 20, और मीटर है ना, सेंटीमीटर नहीं है, तो ध्यान देना यहाँ पर 3 × 6 600 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो वर्क डन बाय, तो अगर किसी 3 kg बॉडी को 20 मीटर हाइट से ऊपर ले जाना है ना, 20 मीटर हाइट अपलिफ्ट करना है ग्राउंड से, तो कितना एनर्जी वर्क डन करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट पर, 600 जूल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स इन न्यूटन रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट बाय 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज 5। तो वर्क डन कितना दिया, 5 किलो। तो 5 किलो बताया था ना कि एक मल्टीपल होता है, किलो का मल्टीपल 10⁻³ होता है, बताया था चैप्टर 1 में ही। तो ऐसे लिख दिया 5 किलो जूल को इज इक्वल टू, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मुझे नहीं पता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ है, यानी कि यहाँ से हमारा फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इस 2 × 5 = 25, ठीक है, 2500 न्यूटन। ठीक है, यानी कि 2500 न्यूटन उस ऑब्जेक्ट पर 2 मीटर ऑब्जेक्ट पे आप जब किसी ऑब्जेक्ट पे 5 किलो जूल का फोर्स लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, 2500 न्यूटन। A boy lifted a small cartoon 2 kg mass from ground and place it on his head. Full stop. If the height of the boy is इतना, then the calculated work done. ठीक है, and place, ठीक है, बॉय एक ग्राउंड से एक 2 kg का मास कार्टून का उठाया और उसे अपने सर पर रखा, ठीक है, हेड पर, तो कितना वर्क डन किया गया उसके लिए,
ध्यान देना, अभी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मैंने उस समय जो शुरू में मैंने कहा था कि अगर एक बॉय लेके खड़ा है कोई, मान लो कोई चीज मान लो हाथ में, और तो क्या वर्क डन कहलाएगा, या फिर हेड पर लेके कुछ खड़ा है तो क्या वर्क डन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, पहले जमीन पे था उसके बाद उसने हेड पर रखा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हुआ ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसका बढ़ा, ऑब्जेक्ट का बढ़ा। ये कुछ हाइट लिफ्ट हुआ, कितना हाइट है ये, 1.5 मीटर का हाइट है। क्यों, क्योंकि बॉय ने अपने सर पे इसको रखा, अपने हेड पे, और बॉय का हाइट 1.5 मीटर है, तो यहाँ पर इंच 1.5 मीटर लेंगे। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा, तो फोर्स ये है, तो ध्यान दो, बॉय ने किधर वर्क किया, बॉय ने जिधर वर्क किया उधर ही क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया। बॉय ने ऊपर की तरफ वर्क किया ना, नॉर्थ की तरफ वर्क किया ना, और ऑब्जेक्ट भी नॉर्थ की तरफ गया। इसका मतलब बॉय ने जो किया वो पॉजिटिव वर्क डन किया, इसलिए आंसर पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है ये चीज। तो वर्क डन वेट ऑफ कार्टून इंटू हाइट ऑफ बॉय, तो वेट ऑफ कार्टून 2 इंटू 10, ठीक है, केवल 2 लिख के मत छोड़ देना क्योंकि 2 केवल मास है। वेट के लिए जी मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 जूल, यानी बॉय ने कार्टून पर कितना वर्क किया, 30 जूल। ये प्लस में आ रहा है, प्लस 30 जूल आ रहा है। क्यों, क्योंकि जिधर बॉय ने वर्क डन किया, जिधर बॉय ने फोर्स लगाया ऊपर की ओर, यानी नॉर्थ डायरेक्शन के, मान लेते हैं कि ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है, उधर ही क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ कार्टून का। लेकिन अगर कोई पूछे कि कार्टून ने कितना वर्क डन किया, ठीक है, कार्टून ने कितना वर्डन किया बॉय पे, तो देखो सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी ने कितना वर्डन किया कार्टून पे। अगर कोई पूछे कि ग्रेविटी ने कितना वर्डन किया कार्टून पे इस दौरान, तो देखो जो ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है ना mg, तो नीचे mg लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कार्टून का किधर है, ऊपर की तरफ है। फिर से ग्रेविटी, अगर कोई पूछता कि ये तो ठीक है कैलकुलेट द वर्क डन, लेकिन यहाँ पर अच्छे से लिखना चाहिए कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय बॉय ऑन द कार्टून लिखना चाहिए था ऐसा। ठीक है, तो वर्क डन बाय बॉय ऑन कार्टून क्या होगा, 30 जूल। लेकिन कोई पूछता कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द कार्टून, कोई पूछता कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द कार्टून, तब क्या लिखते हैं, तो ग्रेविटी तो नीचे की ओर लग रहा है ना mg, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर है, कार्टून का ऊपर, इसका मतलब माइनस आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखो नीचे कितना लगेगा, 20 न्यूटन, ये वेट है ना 20 न्यूटन कार्टून का, इनटू अब ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -1.5 मीटर। आ रहा है बात समझ में, माइनस क्यों, क्योंकि अगर मैं नीचे को प्लस मान लेता हूं, नीचे की तरफ के डायरेक्शन को प्लस, तो ऊपर की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस लिख दिया मैंने। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ यहाँ पर, ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट है। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा वर्क डन में ग्रेविटी, तो 20 टू -1.5 मीटर, यानी -30 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया कार्टून पे, -30 जूल, और बॉय ने कार्टून पे कितना वर्क डन किया, +30 जूल। तो +30 जूल -30 जूल, वर्क डन 0। एक सिस्टम का पार्ट है, मतलब टोटल वर्क डन, समझ रहे हो, वो चीज अलग है कि अच्छा आप सोचना कि देखो +30 जूल और -30 जूल ये 0 आ गया, तो इसका क्या मतलब है, आप मुझे इस चीज कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ग्रेविटी ने कार्टून पर कितना वर्क डन किया, -30 जूल, लेकिन बॉय ने कार्टून पर कितना वर्क डन किया, +30 जूल। ये माइनस प्लस मैंने बताया था कि कब वर्क डन माइनस होता है, कब वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो आप मुझे बताना कि ये +30 जूल -30 जूल जो 0 आ रहा है इसका क्या मतलब है। ठीक है, फिर है व्हेन द फोर्स, ये चीज आपके लिए होमवर्क है, इस एग्जाम्पल को करना। ठीक है, एग्जाम्पल तो क्या ही हुआ है। तो अगले क्लास में हम लोग टेस्ट योर कंसेप्ट का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं क्या है इसमें। इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर कोई अच्छा सा क्वेश्चन होगा तो उसको भी करेंगे, फिर कंसेप्ट एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा है अगला चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है क्या ये, क्या है ये, अच्छा द मैकेनिज्म ऑफ मशीन्स है ना, फर्स्ट लेवर पुली, इस सब मैकेनिज्म ऑफ मशीन पढ़ना है, लीवर के बारे में पढ़ना है, मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, ओके ठीक है। इंक्लाइन प्लेन के बारे में थोड़ा अच्छे से जानना है, बढ़िया, एप्लीकेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, पुली के बारे में जानना है, और
मैकेनिज्म ऑफ मशीन, सिंगल पुली के बारे में जानना है, व्हील एंड एक्सल के बारे में, मेंटेनेंस ऑफ ए मशीन, इसके बाद ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। आप इसको शेयर भी कर सकते हो और चैनल को जाके चेकआउट करो, उसमें बनाया जा चुका है दोनों चैप्टर का, और ये तीसरा चैप्टर है। सो थैंक यू।